मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 की। देखिए, उसमें हमने कोशिका की संरचना की बात कर रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव जो पढ़ लिया था, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म जो था वो पढ़ लिया था। 3 नंबर आपका है केंद्रक, न्यूक्लियस। देखो केंद्रक क्या होता है, सामान्य बातें इसकी बात करते हैं, उसके बाद में इसकी संरचना की हम लोग बात करेंगे। केंद्रक क्या होता है? कोशिका का मुख्य अंग केंद्रक कहलाता है। केंद्रक के बिना कोशिका अधूरी है, कोशिका का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर केंद्रक है तो कोशिका है, ठीक है। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं जिनके अंदर केंद्रक नहीं होते, लेकिन हम मुख्य बात कर रहे हैं कि बिना केंद्रक के कोशिका का अस्तित्व नहीं है। कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जिनमें अस्पष्ट केंद्रक होता है, उनको हम प्रोकैरियोटिक बोल दिया था, और जिनमें स्पष्ट केंद्रक होता है उनको यूकैरियोटिक बोला जाता है। मोनेरा जगत हमने पढ़ा था जिसमें सभी जीव जो हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले थे, लेकिन बाकी जो हमने 4 और पढ़े, प्रोटिस्टा पढ़ा हमने, फंजाई पढ़ा हमने, प्लांटी पढ़ा हमने, एनिमेलिया पढ़ा हमने, ठीक है। तो उनके अंदर ये क्या था? यूकैरियोटिक कोशिकाएं थी जिनके अंदर स्पष्ट केंद्रक था। तो सामान्यतः प्रत्येक कोशिका में जो है केंद्रक उपस्थित होता है, और इसका कार्य जो होता है ये कोशिका का कंट्रोल रूम होता है, नियंत्रण कक्ष होता है। कोशिका का क्या होता है? नियंत्रण कक्ष होता है, कोशिका को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसकी खोज की बात करते हैं तो 1831 के अंदर, 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कुछ किताबों में 1833 होगा, वो गलत है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, जबकि कोशिका की खोज की हमने कल बात की थी। 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने क्या की थी? कोरक के पतली काटा था, उसके अंदर उसे खाली स्थान दिखाई दिए थे, उनको उन्होंने कोशिकाएं नाम दिया था। कोशिका जो है ये एक लैटिन भाषा का नाम है। सेल जो है एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। और लैटिन वर्ड होने के कारण इसका अर्थ होता है स्मॉल रूम, छोटा कमरा, ठीक है। लेकिन हम इसको कोशिका बोलते हैं, तो उसे खालिस्तान दिखाई दिया, इसलिए उन्होंने इसको सेल नाम दिया, ठीक है। सेल की अगर बात करते हैं जीवित कोशिकाओं की, वो तो मृत कोशिकाओं में थे। जीवित की मैंने आपको ल्यूवेनहोक बताया था, कब किया था? 1674 में। तो इस केंद्रक की खोज है वो काफ़ी समय बाद हुई, 1831 में हुई, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन के हाथों से हुई। इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होता है, कोशिका का नियंत्रण कक्ष होता है। अपवाद की बात यह है कि मानव के रक्त में उपस्थित कोशिका आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाओं, और पादप में परिपक्व चालनी नलिकाओं जो फ्लोएम के अंदर उपस्थित होती हैं, उनके अंदर उनकी कोशिकाओं के अंदर केंद्रक का अभाव होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, लगभग काफ़ी सारे कंपटीशन एग्जाम के अंदर बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन किया गया है। ह्यूमन की ब्लड के अंदर उपस्थित कोशिका आरबीसी, जिसके कारण ही हमारे शरीर का रंग जो है वो लाल होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है। उसमें न्यूक्लियस जो है, केंद्रक जो है, उसका अभाव होता है। दूसरा, पादपों में अगर बात करें तो परिपक्व चालनी नलिकाएं जो फ्लोएम के अंदर उपस्थित होती हैं, उनके अंदर भी केंद्रक का अभाव होता है। ये मुख्य बातें थी इसकी। अगर जंतु कोशिका में इसकी बात करें तो इसकी आकृति जो है वो लगभग गोलाकार होती है। कैसी होती है? गोलाकार, राउंड होती है, और ये बिल्कुल सेल के मध्य में स्थित होता है। अभी संरचना बनाएंगे, बिल्कुल सेल के मध्य में स्थित होता है, ठीक है। सेल के मध्य में उपस्थित होता है। और पादप कोशिका में अगर हम बात करें, मैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका की भी संरचना आपको कल समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले पादप कोशिका में ये परिधि की ओर, मान लीजिए पादप कोशिका, तो यहाँ होता है। क्यों होता है? क्योंकि पादप कोशिकाओं में बीच में बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। बीच में क्या पाई जाती है? बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, जबकि इसके अंदर रिक्तिका नहीं होती। एनिमल सेल्स के अंदर रिक्तिका नहीं होती, जबकि पादप के अंदर रिक्तिका, बड़ी रिक्तिका बन जाती है, जिसके कारण केंद्रक है वो परिधि की ओर स्थित होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, संरचना की। बहुत ही सिंपल सी इसकी संरचना है। केंद्रक जो है वो दोहरी झिल्ली युक्त आवरण का बना हुआ होता है। डायग्राम बना देता हूं आपको, देखो दोहरी झिल्ली ठीक है, क्या होता है, दोहरी केंद्रक झिल्ली से बना हुआ होता है इस प्रकार से। ठीक है, एक झिल्ली हो गई, ये दूसरी बना रहा हूं। लेकिन अब आप लोग सोच रहे हो कि बीच में ये मैंने इसको खाली स्थान क्यों छोड़ा है। दोहरी केंद्रक झिल्ली के बीच बीच में सूक्ष्म केंद्र छिद्र होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, केंद्रक छिद्र बोला जाता है। सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जो कोशिका और जो कोशिका का कोशिका द्रव है और केंद्रक के अंदर उपस्थित केंद्रक द्रव है वो आपस में मिलते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये संरचना होती है, दोहरी झिल्ली युक्त होता है ये केंद्रक झिल्ली युक्त। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं केंद्रक झिल्ली, और ये क्या है, केंद्रक छिद्र। ठीक है, अब देखिए केंद्रक के अंदर तरल पदार्थ पाया जाता है। केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, तरल पदार्थ पाया जाता है। इस तरल पदार्थ को बोला जाता है केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य बोला जाता है, या इसको इंग्लिश में न्यूक्लियोप्लाज्म बोल सकते हो। इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके बाद में देखिए इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है, इसके अलावा कार्बनिक पदार्थ हैं, वो इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसके अंदर एक या एक से अधिक गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, एक या अधिक गोलाकार संरचनाएं जो है वो पाई जाती हैं, जिन्हें बोलते हैं केंद्रिक। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोलस, केंद्रिक बोला जाता है। बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक सूक्ष्म तंतुओं का जाल पाया जाता है। इस प्रकार से सूक्ष्म तंतुओं का जाल पाया जाता है। ठीक है, उस जाल को बोलते हैं क्रोमेटिन जाल। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन जालिका बोलते हैं। क्रोमेटिन जालिका उसको बोला जाता है। और ये क्रोमेटिन जालिका बाद में विभाजन करके मोटे तंतुओं में, सूक्ष्म तंतु होते हैं ये, बाद में ये मोटे तंतुओं में होती है और गुणसूत्रों में बदल जाती है। क्रोमोसोम्स ह्यूमन के अंदर आपको पता ही है 46 होते हैं, उनमें ये बदल जाती है। ठीक है, अब देखिए ये एक केंद्रक की संरचना होती है। केंद्रक छिद्र हो गया, केंद्रक झिल्ली हो गई, केंद्रक द्रव हो गया, केंद्रिक हो गया और अंदर क्रोमेटिन जालिका हो गई। तो ये एक प्रारूपिक केंद्रक की संरचना होती है। प्रत्येक कोशिका के अंदर एक केंद्रक जो है वो सामान्यतः एक ही केंद्रक पाया जाता है, एक केंद्रक ही पाया जाता है, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप होंगे जिनमें एक से अधिक भी होंगे। ठीक है, ये केंद्रक की संरचना होती है जो आपको अपनी कॉपी के अंदर बनानी है। इसके बाद में इसके चारों ओर अंतःपर्दवी जालिकाएं जो हैं वो लगी हुई रहती हैं, लेकिन केंद्रक की संरचना यही होती है जो आपको अपनी कॉपी में बनानी है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ये आपको नीचे लिखना है, न्यूक्लियस। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अब देखिए ये बना लेना आप। कोशिका की बात करते हैं, कोशिका की बात कर लेते हैं।
तो कोशिका केंद्रक के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसे कोशिका झिल्ली, कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या बोला जाता है? कोशिका झिल्ली बोला जाता है। ये बाहर की जो आवरण है, गोलाकार कोशिका की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया कोशिका झिल्ली। क्या हो गया? कोशिका झिल्ली। ठीक है। जंतु कोशिका की बात करते हैं तब तो कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती, और पादप कोशिका की अगर बात करते हैं तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन हम जंतु कोशिका की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे बाहर क्या हो गई? कोशिका झिल्ली हो गई। कोशिका झिल्ली होने के बाद में आप आगे देखिए क्या होगा। आगे की अगर बात करते हैं तो सबसे बाहर हो गए। अब कोशिका झिल्ली और केंद्र के मध्य उपस्थित, मैंने आपको बताया था, इसके मध्य में उपस्थित जो भी तरल पदार्थ उपस्थित होता है उसको क्या बोला जाता है? कोशिका द्रव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोशिका द्रव। ये हो गया साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। ठीक है। कोशिका द्रव के अलावा इस कोशिका द्रव में बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। अंतःपर्दवी जालिका, ये क्या हो गई? अंतःपर्दवी जालिका, अंतःपर्दवी जालिका। ठीक है। इसके अलावा राइबोसोम, इस प्रकार से संरचनाएं होती हैं, राइबोसोम। ठीक है। तारकाएं। ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे जो हैं कोशिकांग, लाइसोसोम बात कर लेते हैं, लाइसोसोम, ये लाइसोसोम। इस प्रकार से कोशिका की संरचना होती है। यह आप किसकी संरचना बता सकते हो? एक जंतु कोशिका की संरचना बता सकते हो, जंतु कोशिका की संरचना बता सकते हो। तो बच्चों ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि कोशिका की संरचना इस प्रकार की होती है। अब आगे देखिए, आगे बात करते हैं कोशिकांगों की। किन की बात करेंगे? कोशिकांगों की बात हम लोग करेंगे कि कोशिकांग जो हैं वो क्या होते हैं। तो कोशिकांग की जब बात करते हैं तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगों को क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। कोशिका में पाए जाने वाले अंग क्या कहलाते हैं? कोशिकांग कहलाते हैं। संधि विच्छेद करो, कोशिका प्लस अंग, कोशिकांग। बहुत सारे पाए जाते हैं, जैसे कि मैं आपकी जो किताब में दिए हुए हैं, आंतरद्रवी जालिका, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। आंतरद्रवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोलचिकाएं, रिक्तिकाएं, इस प्रकार से बहुत सारे ये होते हैं। हरित लवक, प्लेस्टिड्स जिनको बोला जाता है, बहुत सारे ये होते हैं। हम बात करने वाले हैं अंतर्द्रवी जालिका की। इंग्लिश में बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बोला जाता है। शॉर्ट में इसको ERB बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ERB बोल सकते हो। ये जो अंतर्द्रवी जालिका होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती हैं, ये सूक्ष्म केंद्रक व कोशिका कल्ला के मध्य सूक्ष्म नलिकाओं का जाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सूक्ष्म नलिकाओं का जाल पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? अंतर्द्रवी जालिका कहा जाता है। ये यूनिलेयर होती हैं, एक झिल्ली की बनी हुई होती हैं। इनके आवरण जो है बाहर के वो कितना होता है? एक ही झिल्ली का होता है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, ये दो प्रकार की होती हैं। आप डायग्राम देख सकते हो इसका। पहले डायग्राम आप देखिए, इसका आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, दो प्रकार की ये होती है। एक झिल्ली युक्त होती है, सूक्ष्म नलिकाओं का जाल ये होती है, केंद्रक और कोशिका कल्ला के बीच में उपस्थित होती है।
सॉरी। अब देखो, दो प्रकार की होती है, एक खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका, अंतर्द्रवी जालिका, और दूसरी होती है चीकनी अंतर्द्रवी जालिका। इसका इंग्लिश में नाम होगा, पूरा नाम अगर हम बात करें तो खुरदरी को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं RER। क्या बोल सकते हैं? RER इसको बोल सकते हैं, रेटिकुलम। ठीक है, RER बोल सकते हैं। खुरदरी होती हैं, खुरदरी इसलिए होती हैं, इनके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। डायग्राम में देख सकते हो, राइबोसोम जो है वो पाए जाते हैं। ये जो होती हैं प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती हैं। किसका कार्य करती हैं? प्रोटीन संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण करना, उसे क्या बोलते हैं? प्रोटीन संश्लेषण बोला जाता है। दूसरी जो है चीकनी समूथ ER, अर्थात SER भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल समूथ होती हैं, इनके ऊपर कुछ भी नहीं पाया जाता, सॉरी राइबोसोम जो है वो नहीं पाया जाता है, राइबोसोम का अभाव होता है। साथ ही बात करें तो चीकनी ये होती हैं। अब इनके कार्य की बात करते हैं कि इनके कार्य जो है वो क्या होते हैं। पहला कार्य देखिए आपके सामने दिया हुआ है, ये पदार्थों का परिवहन, केंद्रक, कोशिका द्रव्य और पूरी सेल्स के अंदर पदार्थों का जो परिवहन है वो किसके द्वारा होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये गोल्चिकाएं, जिसकी खोज कैमिलियो गोल्जी ने की थी, गोल्चिकाएं जो होती हैं उनका निर्माण भी किसके द्वारा होता है? अंतर्द्रवी जालिका के द्वारा होता है। डायग्राम मैंने आपको इसका दिखा दिया है, आपको बनाना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल विभिन्न कोशिकांगों के साथ फिर से मिलते हैं ऑनलाइन क्लासेज में।